तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि लियोली बाइतियान को अपना मास्टर मान लेती है, जिसके बाद बाइतियान उसे एक सीक्रेट बुक देता है और वहीं उस बुक को पाने के बाद लियोली उस बुक को बड़ी जल्दी सीख भी जाती है। जो सब जानकर तो बाइतियान काफी हैरान हो गया था। जिसके बाद सिस्टम ने उसको एक अजीब सा टास्क दिया था, जहां उसे एक दिन में 66 ट्रीज काटने होंगे। लेकिन बाइतियान ने वो काम उन दोनों को थमा दिया था, जिसके बाद उन्होंने वो काम भी पूरा कर दिया था। वहीं उस टास्क को पूरा होने के बाद सिस्टम बाइतियान को बर्निंग हेवन सॉर्ड टेक्निक की बुक देता है और इस बुक को पाने के बाद तो लियोली का ट्रस्ट और भी बढ़ गया था। तो दूसरी तरफ बाइतियान को इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत ही लियोली के कंधे पर हाथ रख दिया था, जिस वजह से उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है। फिर इसके बाद उसने उस टेक्निक का फर्स्ट मूव को यूज भी किया था, जिस वजह से उस पूरे जंगल में आग लग जाती है। जिसके बाद उसने मास्टर से हेल्प मांगने की भी कोशिश करी थी, लेकिन बाइतियान तो कुछ भी नहीं करता। इस वजह से लियोली की लॉयल्टी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। जो सब देखकर तो बाइतियान को अपना कदम उठाना ही पड़ता है। वो वहाँ पर अपना ड्रैगन बीस्ट को समन कर लेता है। इसके बाद उसके ड्रैगन ने उस पूरी जगह को शांत कर दिया था। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ज्योतिषी को देखते हैं, जो वहाँ पर अपनी कुछ गणना कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एम्परर जाओ शिमिंग आ जाते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर तो वो ज्योतिषी उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद एम्परर उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ तुमसे अपने बेटे के बारे में बात करने आया हूँ। वो कई सालों से फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम में ही पड़ा हुआ है। उसने इससे ब्रेक थ्रू करने के लिए कई सारी कोशिशें करी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रैलम अपडेट नहीं हुआ। मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूँ। क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? तो इस पर वो ज्योतिषी नीचे झुकते हुए कहता है कि एम्परर प्रिंस की कल्टीवेशन काफी ज्यादा अलग है और साथ ही साथ हमारी पूरी डायनेस्टी उन्हीं के कंधे पे है। हो सकता है कि कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेशन उनके लिए इफेक्टिव ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद आपको किसी और जगह पर जाके उनकी कल्टीवेशन करानी चाहिए। अगर आप मेरे से इसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं प्रिंस के लिए एक अच्छा सा सेक्ट जरूर ढूंढूंगा, जिससे उन्हें काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस हासिल हो जाएगी। जिसके बाद हम उस ज्योतिषी को देखते हैं, जो अपने एक डिवाइस में कुछ चीज़ चेक करता है और वो एम्परर से कहने लगता है कि प्रिंस के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी साउथ की तरफ। ये मेरा आर्टिफैक्ट मुझे किसी सी के बारे में बता रहा है। इसकी पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी उस आर्टिफैक्ट ने उस ज्योतिषी पर अटैक कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस जाओ होंग को देखते हैं, जो अपने फादर से कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं घोस्ट किंग सेक्ट का एक मेंबर बन जाऊं। तो इस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि घोस्ट किंग सेक्ट इस तियानयान कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है, इसलिए तुम्हें वहां पर भेजा जा रहा है ताकि तुम वहां पर प्रैक्टिस कर सको। तो इस पर प्रिंस जाओ होंग अपने फादर से कहता है कि आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि उस सेक्ट के बारे में कितनी सारी अफवाहें फैली हुई हैं, वो लोगों के साथ कितना ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। और वैसे भी ज्योतिषी ने तो आपको किसी सी के बारे में बताया था, लेकिन उस सेक्ट में तो ऐसा कोई भी सी मौजूद ही नहीं है। तो इस पर एम्परर उससे कहते हैं कि भले ही वो सी वहाँ पर हो या ना हो, पर तुम्हारी कल्टीवेशन तो वहीं पर होगी। एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, चाहे वो चीज बुरी हो या अच्छी। जो सुनकर तो प्रिंस जाओ होंग कहता है कि मुझे अपने फादर की बातों पे पूरा यकीन है, पर मेरा एक और क्वेश्चन है। जो सुनकर तो एम्परर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की। जो सब देखकर तो प्रिंस जाओ होंग काफी डर गए थे, इसलिए वो नीचे झुकते हुए कहते हैं कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। जिसके बाद तो एम्परर उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने इतने सालों तक अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी, पर तुम कितनी बार असफल होते रहे। तो इस पर प्रिंस जाओ उनसे बोलता है कि मैं इस प्रोसेस में 3 बार फेल हो गया। जो सुनकर तो एम्परर को और भी गुस्सा आ जाता है। वहीं उनके गुस्से को देखकर तो प्रिंस की हालत खराब हो चुकी थी। फिर वो अपने फादर से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर सकूं, मैं आपको आगे से निराश नहीं करूंगा। जिस पर उसके फादर वहां से जाते हुए कहते हैं कि याद रखना, इस सिटी को किसी भी बेकार प्रिंस की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम जल्द से जल्द स्ट्रांग बन जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बाइतियान को मछली पकड़ते हुए देखते हैं, जहां वो काफी खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां अभी काफी ज्यादा शांति थी। लेकिन तभी उस पर कोई स्लैश अटैक आके हिट कर जाता है, जो कि किसी और ने नहीं
बल्कि हाइतियन और लियोली ने ही किया था, क्योंकि वो दोनों अपनी पावर्स को चेक कर रहे थे, जिन्हें वहाँ देखकर तो बाइतियन अपने आप को संभाल लेता है। जिसके बाद लियोली बाइतियन को बताती है कि मास्टर, मैंने उस स्वॉर्डमैनशिप की 5th लेवल को सीख लिया। जो सुनकर तो बाइतियन काफी हैरान हो गया था और कहता है कि सच में इस लड़की की प्रैक्टिस काफी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद बाइतियन हाइतियन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप कैसी चल रही है। इस पर हाइतियन उससे कहता है कि मास्टर, मैं एक नंबर का गधा हूँ, मैंने अभी तक केवल 3rd लेवल को ही सीख पाया, लेकिन मैं इसको जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने के लिए आपसे एडवाइस मांगता हूँ। जो सब जानकर तो बाइतियन काफी दुखी हो जाता है और कहता है अपने मन में कि ये भी मुझसे कितना आगे निकल गया। तो बाइतियन खड़े होते हुए उससे कहता है कि तुम पहले अपनी स्वॉर्डमैनशिप को मुझे दिखाओ, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। जिसके बाद हाइतियन अपनी स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म करने लगता है और उसकी स्वॉर्डमैनशिप देखकर तो बाइतियन सोचने लगता है कि इसका ये अटैक कितने ज़्यादा पावरफुल था। पता नहीं मैं कब स्वॉर्ड चला पाऊंगा। मुझे तो इस वर्ल्ड का कुछ भी चीजें समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पर करना क्या है। तो दूसरी तरफ हाइतियन उससे पूछता है कि मास्टर, ये स्वॉर्डमैनशिप तो एक हेवनली लेवल की टेक्निक है जो कि इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मानी जाती है। तभी लियोली आगे आते हुए पूछती है कि मास्टर, क्या हो अगर आप इस पावरफुल टेक्निक को खुद यूज करके दिखाएं? क्या पता आपकी पावर से ये पूरी जगह ही कोलैप्स कर जाए। हम दोनों ही आपकी पावर्स का एक नमूना देखना चाहते हैं। तभी हाइतियन बोल पड़ता है, लगता है मास्टर इस ग्रास के टुकड़े को ही स्वॉर्ड की तरह यूज करना चाहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काम है, पर मास्टर के लिए तो ये करना बहुत बच्चों की चीज है। तो दूसरी तरफ बाइतियन भी अपनी छोटी शान से कहाँ पीछे हटने वाला था। वो उस घास के टुकड़े से एक स्लैक्स करने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो उन्हें लंबी लंबी फेंकते हुए कहता है कि जब मैंने अपनी मास्टर की स्वॉर्ड अपने हाथों में पकड़ी थी, तब मैंने उसके एक ही वार से सन और मून, यहाँ तक कि स्टार्स तक को काट डाला था। पर मुझे अभी भी डर है कि कहीं वो स्वॉर्ड मैं दोबारा से अगर चलाऊंगा तो दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जाए। तो वहीं ये सब कुछ जानकर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें आप तक पहुंचने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद हाइतियन भी वहां की घास को खाड़ के उससे प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए वो उस घास को खाड़ने भी लगता है। जो सब देखकर तो बाइतियन उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे करके मेरे लेवल्स तक पहुंच ही जाओगे, पर इसकी चिंता तुम मत करो। जिसके बाद वो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए वहां से भेज देता है। उनके जाने के बाद बाइतियन के सामने फिर से सिस्टम अपीयर हो जाता है, जो उससे कहता है कि अभी अभी फिर से सन ऑफ लक को डिटेक्ट किया गया है, इसलिए तुम्हें उसको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करवाना होगा। जो सुनकर तो बाइतियन और भी हैरान हो गया था और कहता है कि मैं एक और डिसाइपल को कैसे संभालूंगा, मुझसे तो ये दोनों ही संभल नहीं रहे। क्या मैं एक नॉर्मल पर्सन को अपना डिसाइपल बना सकता हूँ? तो इस पर सिस्टम उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें सन ऑफ लक को ही रिक्रूट करना होगा। और सिस्टम इसके रिवॉर्ड के तौर पर इस सेक्ट में तुम्हें एक सैक्रिफिकल बिल्डिंग गेट देगी, जिससे तुम्हारी सी की पावर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जिसके बाद वो सिस्टम वहाँ से गायब हो गया था। तो वहीं हम बाइतियन को देखते हैं, जो उस बंदे की तलाश करने के लिए अब परेशान हो गया था कि अब मुझे उस बंदे को ढूंढना ही होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घोस्ट किंग सेक्ट को देखते हैं, जहां उनका लीडर प्रिंस जाओ को 5th एल्डर के हवाले कर देता है और कहता है कि अब से ये लड़का तुम्हारा डिसाइपल बन चुका है। जो बात सुनकर 5th एल्डर उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ प्रिंस जाओ 5th एल्डर को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन 5th एल्डर के मन में तो कुछ और ही बात चल रही थी। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे टीचर खड़े हुए हैं, फिर भी तुमने अभी तक उन्हें नील डाउन नहीं किया। एक टीचर एक फादर के बराबर होता है, इसलिए तुम सबसे पहले मेरे सामने नील डाउन करो, और ये कम से कम 3 बार करना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हारे मास्टर बनने के बारे में सोचूंगा। जो बात सुनकर तो आयरन गार्ड कहता है कि ये हमारी सिटी के यंग प्रिंस हैं, तुम इनसे ऐसा कैसे कह सकते हो, भले ही ये किसी के डिसाइपल ही क्यों ना हो। तो इस पर 5th एल्डर उसे जवाब देते हैं कि क्या तुम्हारे प्रिंस में इतनी भी तमीज नहीं है कि वो अपने टीचर के सामने नील डाउन कर सके, उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सके। जिस पर वो आयरन गार्ड उससे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर प्रिंस की बेइज्जती कर रहे हो, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। लेकिन प्रिंस उसे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये जैसा भी कह रहे हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो सेक्ट लीडर से कहता है कि वांग फैमिली ने हमारे एक एल्डर को मार डाला, क्योंकि अभी तक उनकी लड़की को हमने वापस नहीं किया।
वो दरअसल लियोली की बात कर रहे थे क्योंकि वो भी वांग फैमिली से है और उन लोगों ने हमें धमकी भी दी है कि हमें लियोली को 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें लौटाना ही होगा। लेकिन ये बात सेक्ट लीडर को कुछ पसंद नहीं आती। वो उस बंदे की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे वो बंदा वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो फिफ्थ एल्डर से पूछते हैं कि अभी तक उनकी लड़की उनके पास क्यों वापस नहीं गई, इसमें आखिर किसकी गलती है। जो बात सुनकर फिफ्थ एल्डर काफी घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर, हमारे सबऑर्डिनेट्स यहाँ से गए थे पर अभी भी उनका कुछ अता पता नहीं। और वो सेक्ट लीडर के सामने रहम की भीख मांगने लगता है, जिस पर सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास केवल 3 दिन का वक्त है, इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करो। उस मैटर को खत्म किए बिना कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इमॉर्टल सेक्ट में बाइतियान को देखते हैं जहाँ वो थोड़ा आराम कर रहा था। वहीं उसके सामने वही सिस्टम था जो उससे कह रहा था, क्या आपको सन ऑफ लक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ और जल्द से जल्द आपको ये टास्क पूरा करना होगा। लेकिन बाइतियान तो उससे कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो दूसरी तरफ हम बाहर लियोली को देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्डमैनशिप के 6th लेवल को अनलॉक कर लिया था। वहीं उसकी पावर्स देखकर हाइतियान कहता है, सिस्टर लियोली, आपकी पावर तो सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन लियोली तो उससे कहती है कि अभी भी ये इनफ नहीं है, मुझे तो मास्टर के बराबर पहुँचना है। जो बात सुनकर तो हाइतियान भी कहता है कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हम दोनों को ही एक साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट किंग सेक्ट के लोग आ जाते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद फिफ्थ एल्डर उससे कहता है कि आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। वहीं हाइतियान लियोली से कहता है कि ये लोग लगता है तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, इन सभी को तो सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों ही फाइट करने लग गए थे, जहाँ वो दोनों ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप का काफी अच्छे से यूज कर रहे थे और उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। जिसके बाद हाइतियान उनसे कहता है कि लगता है घोस्ट किंग सेक्ट में अब कुछ भी काबिलियत नहीं बची। जो बात सुनकर तो फिफ्थ एल्डर को काफी गुस्सा आ गया था और वो प्रिंस से कहते हैं कि अब तुम जाओ उनसे फाइट करो। जिस पर प्रिंस उनसे कहता है कि मास्टर, आपके डिसाइपल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो है। लेकिन फिफ्थ एल्डर उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें मेरी बात को मानना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुम्हारे पास कोई भी खतरा आएगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। वहीं उसका आयरन गार्ड उसे आगे जाने से मना कर रहा था और कह रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं जाकर उनसे फाइट कर सकता हूं। लेकिन प्रिंस जाओ उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद तो उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो गई थी जहां प्रिंस जाओ की पावर काफी ज्यादा लग रही थी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर फिफ्थ एल्डर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक से वो दोनों ही बेहोश हो गए थे। तो दूसरी तरफ सिस्टम बाइतियान से कह रहा था कि आपके पास सन ऑफ लक दिखाई दिया है, आपको उसके पास जाकर पूछना चाहिए क्या वो आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार है। सिस्टम बार बार उससे यही बातें दोहरा रहा था, जिस बात से बाइतियान काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद तो बाइतियान को वहाँ से बाहर जाना ही पड़ता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।